सपोज मैं एक ही मेडिसिन एक चाइल्ड, एक अडल्ट और एक एल्डरली पेशेंट को दे देता हूँ, तो क्या तीनों को सेम डोज मिलेगी? बिल्कुल नहीं। अगर हम गलत डोज दे देते हैं तो या तो ड्रग का इफेक्ट नहीं आता या फिर टॉक्सिसिटी होती है। तो क्वेश्चन ये है, करेक्ट डोज डिसाइड कैसे होती है? इसी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पोसोलॉजी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा पाठशाला। आज का टॉपिक है पोसोलॉजी, जो फार्मास्यूटिक्स का एक बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आगे का डोज कैलकुलेशन वाले टॉपिक आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। अब पोसोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं, जैसे पोसोलॉजी की डेफिनेशन पूछ ली, और 5 मार्क्स में आता है तो इसके पोसोलॉजी की डेफिनेशन और इसके फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं जो डोज को वे आ जाते हैं। तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। सबसे पहले अब इसके डेफिनेशन समझ लेते हैं। पोसोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोसोस मीनिंग हाउ मच एंड लोगोस मीनिंग साइंस। So posology is the branch of medical science which deals with the dose or quantity of drugs which can be administered to a patient to get the desired pharmacological action। अब सिंपल वर्ड्स में देखते हैं, किसी पेशेंट को कितनी डोज देनी है ताकि डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिले और कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, ये पोसोलॉजी में स्टडी किया जाता है। पोसोज का मीनिंग होता है हाउ मच, कितना, लोगोस मीनिंग साइंस। अब ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना है, और जिसको भी याद हो गई हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अब पोसोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझते हैं। हर पेशेंट का अलग होता है, जैसे एज डिफरेंस होती है, बॉडी वेट डिफरेंट होता है, हेल्थ कंडीशन, इसलिए सेम ड्रग की डोज सबके लिए सेम नहीं लिखी जा हो सकती। जैसे एक 5 साल के बच्चे को जो डोज मिलेगी वो एक 25 साल के अडल्ट से डिफरेंट होगी या कम होगी। और एक एल्डरली पेशेंट में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो वहाँ डोज और भी एडजस्ट करनी पड़ती है, इसलिए वेरिएशन को समझना ही पोसोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट है। अब आप यूँ कहोगे कि डोज कम होने से ज़्यादा होने से कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। अगर डोज कम हो तो ड्रग का इफेक्ट नहीं मिलेगा, अगर डोज ज़्यादा हो गई तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है ड्रग। अगर करेक्ट डोज हो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे अगर एक अडल्ट पैरासीटामोल की टैबलेट यूजुअली 500 mg ली जाती है, तो अगर अडल्ट 500 mg से कम लेगा तो उसको इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होएगा। अगर 500 mg की ज़्यादा टैबलेट खा लेगा तो उसको और अदर साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसीलिए डोज का सही होना ट्रीटमेंट का बेस है। मेडिकल फील्ड में एक छोटी सी मिस्टेक भी पेशेंट के लिए रिस्की हो सकती है, इसलिए पोसोलॉजी का रोल वेरी इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में। अब बात कर लेते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज। द ऑप्टिमम डोज ऑफ अ ड्रग विच प्रोड्यूस द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक डोज का इफेक्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल वेरीज बोथ इन डिग्री एंड कैरेक्टर ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द ड्रग। ड्यू टू द रीजन डोज ऑफ official preparation of drug are expressed in the form of range which gives therapeutic effect. The dose range is usually based on the average requirement of adult patient. अब आ जाते हैं जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डोज को। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डोज। सबसे पहला फैक्टर आता है एज। द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मैनी ड्रग चेंज विद एज, सो व्हाइल डिटरमाइनिंग द डोज ऑफ अ ड्रग द एज ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। Children of an old people need lesser amount of drug than the normal adult dose because they are unable to excrete drug at that extent as adult। जैसे आपने पहले भी देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में, वहाँ पे एज लिखा होता है, तो डॉक्टर एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, उस हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो एज बहुत मैटर करता है। अब छोटे बच्चे को कम डोज दी जाएगी, जो अडल्ट होगा उसको ज़्यादा डोज दी जाएगी अकॉर्डिंग टू एज, इसीलिए इफ़ेक्ट करता है डोज कैलकुलेशन में। अब आ जाता है जेंडर। जेंडर भी लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है, ये लिखा हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू एक्शन ऑफ ड्रग इन सेम मैनर एज इट इज़ डन इन मैन। मॉर्फिन एंड बार्बिचुरेट्स may produce more excitement before sedation in women. Special care should be taken when drugs are administered during menstruation, pregnancy and lactation. Various drugs होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम नहीं दे सकते, लैक्टेशन के टाइम नहीं दे सकते, मेंस्ट्रुएशन के टाइम नहीं दे सकते हम, इसीलिए जेंडर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पोसोलॉजी में।
उसके बाद आ जाता है बॉडी वेट। बॉडी वेट, द एवरेज डोज इज मेंशर्ड इन अदर टर्म्स ऑफ mg per kg body weight or as a total single dose for an adult weighing between 50 to 100 kg. However, the dose expressed in this fashion may not apply in cases of obese patient, children and malnourished patient. It should be calculated according to body weight. अब जैसे नॉर्मली अडल्ट के लिए तो जो डोज होती है वो डॉक्टर को वैसे पता होती है, बट अगर स्पेशल केस लाइक कोई ओबेस पेशेंट आ गया, माल नरिश पेशेंट आ गया, तो उसके लिए कैलकुलेट करनी पड़ती है, फिर प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद आ जाता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस डोजेज ऑफ ड्रग्स आर यूजुअली स्मॉलर देन द ओरल डोजेज बिकॉज द ड्रग एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली एंटर द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, सो IV route shows faster action of drug than oral route. The effectiveness of drug formulation is generally controlled by the route of administration. अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे एक तो ओरली टैबलेट ले हम, वो कब वो पेट में जाएगी, कब ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, और एक हम इंजेक्शन दे वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो ओरली जो टैबलेट टेकन की गई है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू IV रूट। ये आगे आपको फार्माकोलॉजी में आएगा, 4th सेम से स्टार्ट होएगा, उसमें आप पढ़ोगे आगे जाके। उसके बाद आता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टोमक डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। द ड्रग इज मोर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एम्प्टी स्टोमक, so the amount of drug which is very effective when taken before a meal may not be that much effective when taken during or after meal. टैबलेट लोगे, खाली पेट लोगे तो ज़्यादा इफेक्ट शो करेगी। अगर खाना खाने के बाद लोगे तो फूड के अंदर मिक्स हो जाएगी तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि खाली पेट टैबलेट ले ली तो उससे ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, वो इरिटेशन भी कोज करती है। तो इसलिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उस हिसाब से ही मेडिसिन लेनी चाहिए हमें। फिर आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। डे लाइट इज स्टिमुलेंट एनहांसिंग द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग्स एंड डिमिनिशिंग द इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स। डार्कनेस इज सेडेटिव, हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव इन नाइट। फिर आता है इमोशनल फैक्टर। द पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ a physician may influence in the effect of drug, especially the drug which are intended for use in a psychosomatic disorder. The females are more emotional than males and require less dose of certain drugs. Presence of disease. Drugs like barbiturate and chlorpromazine may produce usually prolonged effect in patient having liver cirrhosis. During fever, a patient can tolerate high doses of antipyretics than a normal person. Accumulation. The drugs which are slowly excreted may build up a significant high concentration in the body and produce toxic symptoms if it is repeatedly administered for a long time. जैसे ड्रग हम ले रहे हैं और वो एक्सक्रीट हो नहीं रही तो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठी होती जाएगी टॉक्सिक सिम्टम क्रिएट करेगी। तो अगर ये रिपीटेडली हो रहा है तो हमें कुछ ना कुछ नुकसान ही पहुँचाएगी। फिर आता है एडिटिव इफेक्ट। व्हेन द टोटल pharmacological action of 2 or more drugs administered together is equivalent to the sum of their individual pharmacological action. The phenomena is called as additive effect. इसमें क्या हुआ कि हमने 2 ड्रग एक साथ ली तो दोनों ड्रग ने अपना ना जो उनका इंडिविजुअल इफेक्ट था उनका टोटल होके हमें इफेक्ट मिला है। मतलब कि एक ड्रग 500 mg की थी, दूसरी भी 500 mg की थी, तो हमने एक साथ ले ली तो उनका इफेक्ट हमें 1000 mg के इक्वल मिलेगा। ये होता है एडिटिव इफेक्ट। उसके बाद आता है सिनर्जिज्म। When 2 or more drugs are used in combination form, their action is increased. The phenomena is called as synergism. Synergism is very useful when desired therapeutic result needed is difficult to achieve with a single drug. इसमें 2 ड्रग कम्बिनेशन में ली जाती है जिसमें एक ड्रग है ना दूसरी ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज कर देती है, वो होता है सिनर्जिज्म। और एक और होता है एंटागोनिज्म। When the action of one drug is opposed by the other drug of the same pharmacological system is known as drug antagonism. The use of antagonist response to drug is valuable in the treatment of poisoning. Idiosyncrasy, an extraordinary response to a drug which is different from its characteristic pharmacological action is called as idiosyncrasy. The word idiosyncrasy has now been replaced by the term drug allergy. इसमें क्या होता है कि जो इफ़ेक्ट हमें ड्रग जिस इफ़ेक्ट के लिए ली थी वो इफ़ेक्ट ना दे के बल्कि दूसरा अदर इफ़ेक्ट शो कर रही है, वो होता है आइडियोसिनक्रेसी। डज नॉट गिव द इंटेंडेड इफ़ेक्ट दैट वी वांट।
अब आता है टॉलरेंस। व्हेन एन अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ अ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू एलिक्ट एन इफेक्ट ऑर्डिनरी प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोज ऑफ द ड्रग, द फिनोमेना इज टर्म्ड एज ड्रग टॉलरेंस। The drug tolerance is of two types: true tolerance, which is produced by oral and parenteral administration of drug; pseudo tolerance, which is produced by only to the oral route of administration। इसमें क्या होता है कि हमें जैसे फीवर को ठीक करना है तो हमें एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे किसी पेशेंट कोई फीवर की दवा लेता है लगातार वैसे ही ले लेता है, जैसे फीवर हुआ घर पे पैरासीटामोल ले ली, फिर हुआ फिर ले ली, फिर डॉक्टर के पास गया तो 500 mg से उसको असर नहीं होगा तो उसको ज़्यादा हाइयर डोज देनी पड़ेगी, 650 mg या और हाइयर, उसको टॉलरेंस हो जाती है, उसको टॉलरेंस बोलते हैं। उसके बाद आता है टैकीफाइलैक्सिस। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन सर्टेन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली एट शॉर्ट इंटरवल्स द सेल रिसेप्टर गेट ब्लॉक अप एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर ड्रग इज डिक्रीज। The decreased response cannot be reversed by increasing the dose. This phenomena is known as tachyphylaxis or acute tolerance. Metabolic disturbances, change in water, electrolyte balance and acid-base balance, body temperature and other physiological factor may modify the effect of drugs. उसके बाद अब आता है हमारा टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ डोजेज। ये टॉपिक के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाते हैं, लाइक यंग्स फार्मूला डिफाइन करो या फिर एज दे दी, डोज दे दी चाइल्ड की, अडल्ट डोज फाइंड करो या फिर चाइल्ड की डोज फाइंड करो। इस टाइप से मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और डेफिनेशन टाइप भी आ सकते हैं। सो इस फॉर्मूले इस टॉपिक में तो फॉर्मूले कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आता है यंग्स फार्मूला। द फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डोज ऑफ फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। जो 12 साल से छोटे बच्चे उनकी डोज कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है ये फार्मूला ऐसे है कि डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन में एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। उसके बाद आ जाता है डीलिंग्स फार्मूला। द फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डोजेज फॉर चिल्ड्रन इन बिटवीन 4 to 20 ईयर्स ऑफ एज। 4 से 20 साल की उम्र के बच्चों के लिए यूज किया जाता है ये फार्मूला। डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज। उसमें था एज इन ईयर्स अपॉन में एज इन ईयर्स प्लस 12, इसमें डायरेक्ट अपॉन में 20 है। फिर आ जाता है फ्रेड्स फार्मूला। दिस फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डोज फॉर इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर ऑफ एज। जिन बच्चों की उम्र 1 साल से कम है उनके लिए डोज कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ्स, बच्चे की उम्र मंथ्स में, अपॉन में 150 इंटू अडल्ट डोज। इससे हम इन्फेंट्स की डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है काउलिंग्स फार्मूला। This formula is used for calculating the dose for children between 1 to 12 year of age. Child dose is equal to age in year plus 1 अपॉन में 24 इंटू अडल्ट डोज। अब वो तो क्या थे, एज पे डिपेंडेंट थे वे फॉर्मूले। अब ये है बॉडी वेट से रिलेटेड। बॉडी वेट दिया है तो डोज कैलकुलेशन कैसे होगी? इसमें आता है क्लार्क्स फार्मूला। क्लार्क्स फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द डोज फॉर द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन kg अपॉन में 70 इंटू अडल्ट डोज। फिर आ जाता है सरफेस एरिया। अगर दिया है तो फिर डोज कैलकुलेट कैसे करेंगे? दिस मेथड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन द मेथड बेस्ड ऑन एज। द मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू 100। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट कैसे करें? सो बॉडी सरफेस एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट हाइट इन सेंटीमीटर इंटू वेट इन kg अपॉन में 3600। इससे हम बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट वाले में हाइट लिखनी सेंटीमीटर्स में, इंटू वेट kgs में, अपॉन में 3600 अंडर रूट में, और इसको कैलकुलेट कर लेना है। फिर आ जाता है हमारा टॉपिक वेटरिनरी डोजेज। वेटरिनरी डोजेज आर एडमिनिस्टर्ड टू द एनिमल्स टू गेट डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स थ्रू वेरियस रूट्स सिमिलर टू ह्यूमन डोजेज फॉर्म। लाइक हम जैसे ह्यूमन लेते हैं ओरल डोजेज, IV रूट से ले सकते हैं। द डोजेज रिक्वायर्ड फॉर एनिमल्स आर मोर और ऑन हायर साइड इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स ड्यू टू वेट एंड सरफेस एरिया। डोजेज आर नॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल स्पीसीज एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेज। तो आज हमारी फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। तो इस यूनिट के नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे।
तो अब हम प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करें। सो आप ये बताओ कि आपको उसमें सबसे पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन चाहिए या 5, 7, 10 मार्क्स? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फार्मेसी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे हेल्थी, थैंक यू, बाय बाय।